वेलकम टू ए एडू। और ए एडू में सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम है, नेशनल इवेंट है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करें इसी नेशनल इवेंट को, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को। तो हमारा अगला करंट अफेयर्स है, भारत में 6.5% बर्बाद हो रही है कोरोना वैक्सीन की खुराक। यहाँ पे कोरिया को कोरोना पढ़ेंगे तो इसे कोरोना वैक्सीन। तो भारत में 6.5% बर्बाद हो रही है कोरोना वैक्सीन की खुराक। यह बात किसने कहा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा कि भारत में 6.5% बर्बाद हो रही है कोरोना वैक्सीन की खुराक। इसकी घोषणा कब की स्वास्थ्य मंत्रालय ने? तो 17 मार्च 2021 को। 17 मार्च 2021 को इसकी घोषणा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में 6.5% कोरोना वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो रही है। सबसे ज्यादा कहां पे? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो कोरोना वैक्सीन का सबसे ज्यादा व्यय कहां हो रहा है? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना में 17.6%, जबकि आंध्र प्रदेश में 11.6% कोरोना वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो रही है। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। संसद के द्वारा खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक को मंजूरी प्राप्त हुई। तो संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इसकी मंजूरी कब मिली? तो 22 मार्च 2021 को यह राज्यसभा से मंजूरी मिली। 22 मार्च 2021 को यह किससे मिली? तो राज्यसभा से। याद रखेंगे, 22 मार्च 2021 को राज्यसभा से मंजूरी मिली, जबकि लोकसभा से इसकी मंजूरी कब मिल चुकी थी? तो 19 मार्च 2021 को लोकसभा से इसकी मंजूरी मिली थी 19 मार्च 2021 को, जबकि राज्यसभा से इसकी मंजूरी मिली 22 मार्च 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एवं कारोबार के अनुकूल माहौल को तैयार करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एवं कारोबार के अनुकूल माहौल को तैयार करना। भारत के खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी उस वक्त थे। तो भारत के उस वक्त के खान मंत्री थे प्रहलाद जोशी, उन्होंने ही मंजूरी दी। विधेयक से क्या क्या लाभ हुआ? तो इस विधेयक से लाभ हुआ कि खान और खनन से जो जीडीपी है वह 1.75 से बढ़कर 2.5% तक हो गई। तो इस विधेयक से लाभ हुआ कि जो खान और खनन से जो जीडीपी था वह पहले 1.75% था, जो बढ़कर कितना हो गया? तो 2.5% हो गया। भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का फैसला हुआ। तो भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का फैसला हुआ। और भारत की तरफ से यह जो वार्ता हुआ किसके द्वारा हुआ? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जबकि कुवैत के वित्त मंत्री, इन दोनों के बीच वार्ता हुई। यह जो वार्ता हुआ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा कुवैत के वित्त मंत्री के बीच हुई। इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स है, भारतीय सेना को मिलेगी अगले 4 साल में 1300 लड़ाकू गाड़ियां। तो भारतीय सेना को
अगले 4 साल में 1300 लड़ाकू गाड़ियां मिलेगी। याद रखेंगे। इसकी घोषणा कब हुई? तो 22 मार्च 2021 को। इसकी घोषणा कब हुई? तो 22 मार्च 2021 को इसकी घोषणा हुई कि अगले 4 साल में भारत को 1300 लड़ाकू वाहन मिलेंगे। इसके घोषणाकर्ता कौन थे? अर्थात किन्होंने घोषणा किया? तो रक्षा मंत्रालय। यह घोषणा भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसमें एक अनुबंध किया गया। किसके किसके बीच? तो रक्षा मंत्रालय तथा महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों के बीच एक अनुबंध हुआ जिसमें 1056 करोड़ की रुपए की लागत से मेक इन इंडिया के तहत 1300 लड़ाकू गाड़ियों की अनुबंध की गई। तो रक्षा मंत्रालय और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड MDSL के बीच 1056 करोड़ रुपए की लागत से मेक इन इंडिया के तहत 1300 लड़ाकू गाड़ियों के बीच एक अनुबंध हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला, इसमें क्या खासियत है? तो इसकी खासियत है लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। ये जो व्हीकल्स हैं वे सभी कैसे व्हीकल्स हैं? तो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, अर्थात आधुनिक फाइटिंग व्हीकल है। जो वर्तमान में लड़ाकू विमान है लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, उन्हें लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल या आधुनिक फाइटिंग व्हीकल कहा जाता है। अगला करंट अफेयर्स है, इंडो पैसिफिक ओशंस पहल के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत के साथ साझेदारी की घोषणा हुई। तो इंडो पैसिफिक ओशंस पहल के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच साझेदारी की घोषणा हुई। यह जो घोषणा हुई कब हुई? तो 19 अप्रैल 2021 को। तो इंडो पैसिफिक ओशंस पहल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह घोषणा कब हुई? तो 19 अप्रैल 2021 को। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल के द्वारा, याद रखेंगे, यह घोषणा भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल के द्वारा हुई। ऑस्ट्रेलियाई भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी, तो इसका क्या नाम था? ऑस्ट्रेलियाई भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी। याद रखेंगे, अर्थात AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम के तहत 1.4 मिलियन अर्थात 8.12 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई अनुदान की घोषणा की गई। तो ऑस्ट्रेलियाई भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया ने 1.4 मिलियन अर्थात 8.12 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई अनुदान की घोषणा की। किसने? तो भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने। अब थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक जीके देखें। AIIPOIP, तो AIIPOIP का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी। तो AIIPOIP का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियाई भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 4 नवंबर 2019 को। इसकी शुरुआत 4 नवंबर 2019 को हुई थी बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। कब? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी की शुरुआत हुई थी। इसकी घोषणा कब हुई? तो 4 जून 2020 को। इसकी घोषणा 4 जून 2020 को हुई। इसमें अनुदान की शुरुआत हुई कब से? तो 2021 से। 2021 से इसमें अनुदान देने की भी शुरुआत हुई। इसका जो कार्यक्रम है वह
4 साल का है। कब से? 2020 से लेकर 2024 तक। इसका कार्यक्रम 4 वर्षों का है, 2020 से लेकर 2024 तक। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। याद रखेंगे कब जारी किया गया? 4 मार्च 2021 को, 4 मार्च 2021 को जारी किया गया। इसमें पहला स्थान किसने लिया? तो बेंगलुरु ने। किसमें? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के वर्ग में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के वर्ग में बेंगलुरु ने पहला स्थान लिया। पिछला किसका स्थान था? तो पुणे का था। पिछला साल प्रथम स्थान पर कौन सा था? तो पुणे था। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के वर्ग में पहला स्थान किसे मिला? तो शिमला को मिला। तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के वर्ग में शिमला को पहला स्थान मिला, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। और इसमें दूसरा स्थान किसे मिला? तो भुवनेश्वर को। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के वर्ग में भुवनेश्वर को दूसरा स्थान मिला, अर्थात जो कि उड़ीसा की क्या है? तो कैपिटल है। इस इंडेक्स में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 111। इस इंडेक्स में कुल 111 शहरों को शामिल किया गया था। अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को देखा जाए तो 10 शहर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बेंगलुरु, उसके बाद पुणे, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद सूरत, उसके बाद मुंबई, उसके बाद कोयम्बटूर, उसके बाद बड़ौदा, उसके बाद इंदौर और सबसे अंत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के वर्ग में जो खराब स्थान है वह ग्रेटर मुंबई का है। 10 लाख से कम आबादी वाले 10 शहर कौन हैं? तो सबसे ऊपर स्थान पर है शिमला, उसके बाद भुवनेश्वर, उसके बाद सिलवासा, उसके बाद काकीनाडा, उसके बाद सालेम, उसके बाद वेल्लोर, उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद गुरुग्राम, उसके बाद दावनगेरे और 10वें स्थान पर अर्थात सबसे अंतिम स्थान पर तिरुचिरापल्ली है। तिरुचिरापल्ली। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे खराब शहर का स्थान किसे मिला है? तो बरेली को। सबसे खराब किसे मिला है? तो बरेली को। उसके बाद धनबाद को और श्रीनगर को। तो सबसे खराब मिला है बरेली को, उसके बाद धनबाद को और उसके बाद श्रीनगर को। जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे खराब शहर मिला है तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे खराब शहर कौन बना? तो बिहार का मुजफ्फरपुर। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार के द्वारा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। तो म्यूनिसिपल अर्थात नगर निगम, तो केंद्र सरकार के द्वारा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को जारी किया गया और इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम में सबसे स्वच्छ नगर निगम किसे मिला? तो इंदौर को। पिछले बार भी इंदौर ही था, उसके बाद सूरत और उसके बाद भोपाल। तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम में सबसे प्रथम स्थान किसे मिला? तो इंदौर को। 2019 में भी इंदौर ही था, उसके बाद सूरत को मिला और फिर भोपाल को। अगला करंट अफेयर्स है काफी इंपॉर्टेंट, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का हुआ विलय। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी एक दूसरे में विलय हो गए और विलय के बाद इसका नाम क्या हो गया? तो इस चैनल का नाम हो गया संसद टीवी। विलय के बाद इसका नाम हुआ संसद टीवी।
इसकी घोषणा कब हुई? तो 1 मार्च 2021 को। इसकी घोषणा कब हुई? तो 1 मार्च 2021 को। इसके बाद इस संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? अर्थात सीईओ। सीईओ कौन बने? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो 1986 बैच के आईएएस अफसर रवि कपूर। तो इस संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रवि कपूर, जो कि मेघालय कैडर से आते हैं, मेघालय से। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कब किया गया? तो 24 फरवरी 2021 को। 24 फरवरी 2021 को। इस स्टेडियम का क्या नाम रखा गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इस स्टेडियम का नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इसका पुराना नाम क्या था? तो मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा जगह है पंजाब में, तो इसी कारण उसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक नाम था सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जो अब इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इसकी घोषणा किसने की? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। इसकी घोषणा की गृह मंत्री अमित शाह ने। इस स्टेडियम का फैलाव कितना है? तो 236 एकड़। यह स्टेडियम 236 एकड़ में फैला है। इसमें 1,10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। तो इसमें 1,10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें 11 सेंटर पिचें हैं और 4 ड्रेसिंग रूम है। तो इस स्टेडियम में 11 सेंटर पिचें हैं और 4 ड्रेसिंग रूम है। एक बात याद रखेंगे कि पिछले साल इसी मैदान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ था। तो पिछले साल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ था। अगला करंट अफेयर्स है, सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई शुरू हुई। इसका कारण क्या था? तो कोरोना वायरस, कोविड-19। इसका मुख्य कारण था कोविड-19। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को फिजिकल तथा वर्चुअल दोनों माध्यम से सुनवाई होगी। तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को फिजिकल तथा वर्चुअल अर्थात सशरीर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों माध्यम से सुनवाई होगी, जबकि सोमवार और शुक्रवार को केवल वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। सोमवार और शुक्रवार को वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। 20 व्यक्ति प्रति रूम से ज्यादा होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। तो यदि एक रूम में 20 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच एक समझौता ज्ञापन की मंजूरी हुई। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी की राजधानी क्या है? तो सुआ। तो भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। इसकी मंजूरी कब मिली? तो 3 मार्च 2021 को। इसकी मंजूरी 3 मार्च 2021 को मिली। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस समझौता की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। यह कब तक प्रभावी रहेगा? तो हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष तक, हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष तक अर्थात 3 मार्च 2021 से यह 3 मार्च 2026 तक प्रभावित रहेगा। याद रखेंगे 3 मार्च 2021 से 3 मार्च 2026 तक इसका प्रभाव रहेगा। याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया 2 मार्च 2021 को, इस समिट का अर्थात इस सम्मेलन का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को हुआ। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस चल रहा था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कब? 2 मार्च 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। इसमें कितने देशों के प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया? तो 50 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों के द्वारा इसमें पंजीकरण कराया गया, अर्थात रजिस्ट्रेशन कराया गया। यह जो सम्मेलन था अर्थात यह जो समिट था कब से कब तक चला? तो इस समिट का जो समय चला वह 2 मार्च 2021 से लेकर 4 मार्च 2021 तक 3 दिनों तक यह सम्मेलन चला। तो यह सम्मेलन 2 मार्च 2021 से लेकर 4 मार्च 2021 तक 3 दिनों तक चला। इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 2030 तक 23 जल मार्गों को परिचालन में लाने का उद्देश्य। तो इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य था कि 2030 तक 23 जल मार्गों को परिचालन में लाने का उद्देश्य था। इसकी क्या योजना थी कि भारतीय तट क्षेत्र में 189 लाइट हाउस में से 78 को पर्यटन के तौर पर विकास करना। तो इसका मुख्य योजना था कि भारतीय तट क्षेत्र में 189 लाइट हाउस में से 78 लाइट हाउसों को पर्यटन के तौर पर विकास करना। इसमें कितने देशों को आमंत्रित किया गया? तो 56 देश को। चीन को आमंत्रित नहीं किया गया। तो 56 देशों को इसमें आमंत्रित किया गया जिनकी तट क्या है? तो समुद्र से लगी है। तो 56 देश जिनके तट समुद्र से लगे हैं तो उनको आमंत्रित किया गया। किसे छोड़कर? तो चीन उसमें शामिल नहीं। तो चीन को शामिल नहीं किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कितने प्रतिनिधि थे? तो 20,000। इस कार्यक्रम में 20,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 400 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। तो इस सम्मेलन में 400 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 88 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो भारत के रेल मंत्री उस समय कौन थे? तो पीयूष गोयल, जिन्होंने 88 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन कब किया? तो 21 फरवरी 2021 को। तो इस परियोजना का उद्घाटन कब किया? तो 21 फरवरी 2021 को।
इसमें कितनी लागत आई? तो 1000 करोड़ रुपए। इसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत आई। कहां कहां पे, किस स्थान पर इन परियोजनाओं को शुभारंभ किया गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधा परियोजनाओं, यात्री परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधा परियोजनाओं, यात्री परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केरल के कोल्लम, कुंदारा तथा कोचुवेली में 9.56 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया। तो फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। कहां पे? केरल के कोल्लम, कुंदारा तथा कोचुवेली में 9.56 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया। रतलाम चित्तौड़गढ़ रेल लाइन का विद्युतीकरण भी किया गया। तो इसमें रतलाम चित्तौड़गढ़ रेल लाइन का विद्युतीकरण भी शामिल है, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन की मंजूरी, जिसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किशोर न्याय या बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन की मंजूरी दी गई। मंजूरी कब मिली? तो 17 फरवरी 2021 को, 17 फरवरी 2021 को इसकी मंजूरी मिली। और मंजूरी किसने प्रदान किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर कमिटी ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी। 22 दिसंबर 2015 को भारतीय संसद से पारित हुआ था। यह जो किशोर न्याय या बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 था, वह 22 दिसंबर 2015 को भारतीय संसद से पारित हुआ था और 15 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड-19 मैनेजमेंट वर्कशॉप का संबोधन किया गया, उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड-19 मैनेजमेंट वर्कशॉप को संबोधन किया गया। कब किया गया? तो इसका संबोधन 18 फरवरी 2021 को किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को इसका संबोधन किया। किसके माध्यम से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पड़ोसी देशों के साथ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पड़ोसी देशों के साथ 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मैनेजमेंट वर्कशॉप को संबोधित किया। इसमें नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि पड़ोसी देशों को क्या सुझाव दिया? कि डॉक्टर एवं नर्सों के लिए स्पेशल वीजा स्कीम बनाने का सुझाव दिया। तो नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों को डॉक्टर एवं नर्सों के लिए स्पेशल वीजा स्कीम बनाने का सुझाव दिया। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस का भी इन्होंने सुझाव दिया। एयर एम्बुलेंस अर्थात हवाई जहाज के रूप में एम्बुलेंस सेवा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों और कमान प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई।
तो केंद्र सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों और कमान प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई। यह मंजूरी कब मिली? तो 17 फरवरी 2021 को। इसकी मंजूरी 17 फरवरी 2021 को मिली। इसमें वित्तीय सहायता, कितने रुपए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया? तो 100 करोड़ रुपए तक। इसमें 100 करोड़ रुपए तक के वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई, प्रावधान किया गया। यह जो योजना था किसके तहत लागू हुआ? तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की अन्य पूंजी खरीद प्रक्रिया के तहत इस योजना को लागू किया गया। तो इस योजना को किसके तहत लागू किया गया? तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की अन्य पूंजी खरीद प्रक्रिया OCPP के तहत इसे लागू किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी की गई। तो सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी की गई। यह जो गाइडलाइंस थी अर्थात दिशा निर्देश कब जारी किया गया? तो 25 फरवरी 2021 को। 25 फरवरी 2021 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया। इसके जारीकर्ता कौन थे? तो सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद। तो उस समय रविशंकर प्रसाद क्या थे? तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर। तो इस गाइडलाइन को जारी किसने किया? तो सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। इसका मुख्य कारण क्या था? इस गाइडलाइन को जारी करने का कारण था तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे दुरुपयोग होते थे, तो उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए इस गाइडलाइन को जारी किया गया। इस गाइडलाइन में कानून 3 स्तरों पर निगरानी करेगा और 3 स्तरों पर क्या करेगा? तो निगरानी करेगा और यह कानून 3 दिनों तक लागू होगा। यह आदेश, इसमें क्या आदेश दिए गए कि शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया जाएगा। तो इसमें आदेश दिया गया कि शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया जाए तथा 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण किया जाए और इसके बाद इस शिकायत को 15 दिनों में निपटारा भी किया जाए। तो यह इसका आदेश दिया गया कि शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया जाए, 24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन किया जाए और इसके बाद शिकायत का निपटारा कितने दिनों में होना चाहिए? तो 15 दिनों के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर पुरस्कार 2021। ऑस्कर पुरस्कार 2021 से संबंधित फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ से भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जल्लीकट्टू क्या हो गई? तो बाहर हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ से ऑस्कर पुरस्कार 2021 के अंतर्गत भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन फिल्म थी? जल्लीकट्टू। उसे क्या कर दिया गया? तो बाहर कर दिया गया। लेकिन ऑस्कर के दौर में लघु फिल्म बिट्टू को क्या कर लिया गया? तो शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया। लघु फिल्म बिट्टू को ऑस्कर की दौड़ में शामिल किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया। यह एक लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म था। तो यह एक लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है। कौन? बिट्टू। जल्लीकट्टू में हरीश की कहानी का वर्णन है। तो जल्लीकट्टू में किसका वर्णन है? हरीश की कहानी का। इस बिट्टू को टॉप 10 में स्थान मिला है। तो इस बिट्टू को टॉप 10 में स्थान मिला है, याद रखेंगे। ऑस्कर के दौर में जितने सारे 10 सिनेमा है उसमें इसे टॉप 10 में स्थान मिला है। लियो जोस पेल्लिसेरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को मुकाबले के लिए 15 फिल्मों की अंतिम सूची में
स्थान नहीं मिला है। तो इस जल्लीकट्टू के निर्देशक कौन है? तो लियो जोस पेलिसरी। और यह फिल्म किस भाषा में है? तो मलयालम में। तो मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को मुकाबले के लिए 15 फिल्मों की अंतिम सूची में भी स्थान नहीं मिला है। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दूरसंचार उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी प्रदान की गई। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दूरसंचार उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह मंजूरी कब मिली? तो 17 फरवरी 2021 को इसकी मंजूरी मिली। 17 फरवरी 2021 को। तो कितने करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरण की मंजूरी मिली? तो 12,195 करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरण के लिए मंजूरी मिली। 12,195 करोड़ रुपए के लिए दूरसंचार उपकरण की मंजूरी मिली। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट। तो पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट। अगले 5 वर्षों में देश में दूरसंचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपए के उत्पादन की उम्मीद बताई जा रही है। तो अगले 5 वर्षों में देश में दूरसंचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपए के उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अगला करंट अफेयर्स है, भारत के द्वारा सीरिया को 2000 टन चावल भेंट। तो भारत ने सीरिया को 2000 टन चावल भेंट किया। याद रखेंगे कि सीरिया में अभी हमले चल रहे हैं, तो वहां संकट उत्पन्न हो गया है, खाद्य संकट। तो इसी कारण भारत ने सीरिया को 2000 टन चावल भेंट किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सीरिया में खाद्य सुरक्षा में मजबूती लाना। तो सीरिया में खाद्य सुरक्षा में मजबूती लाने के लिए भारत ने सीरिया को 2000 टन चावल भेंट किया। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कब हुआ? तो 4 फरवरी 2021 को। यह उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में इसमें एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो इसमें एक डाक टिकट को भी 4 फरवरी को जारी किया गया। याद रखिए कि 4 फरवरी को एक कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में, जिसमें क्या हुआ कि ट्रेन की डकैती हुई थी। याद रखेंगे, चौरी चौरा में। इसमें मोदी जी का कथन था कि 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। चौरी चौरा का इतिहास काफी फेमस है। तो मोदी जी का कथन था कि 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। इस समारोह का समापन कब हुआ? तो 4 फरवरी 2022 को। इस समारोह का समापन 4 फरवरी 2022 को होगा। याद रखेंगे। तो चौरी चौरा कांड के बाद प्रधानमंत्री महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? तो वापस ले लिया था। तो इसे जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो मोदी जी ने क्या कहा कि 1000 और मंडियों को ई नाम से, मंडी अर्थात बाजार, तो 1000 और बाजारों को ई नाम से जोड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नाम से जोड़ा जाएगा। और इस समारोह का जो समापन होगा अर्थात समाप्ति होगा वह 4 फरवरी 2022 को होगा। याद रखेंगे।
अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते को मंजूरी मिली। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते की मंजूरी मिली। याद रखेंगे, मंजूरी कब मिली? तो 17 फरवरी 2021 को, 17 फरवरी 2021 को इसकी मंजूरी मिली। इससे क्या क्या लाभ होगा? तो इससे कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य क्षेत्रों के 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में रियायती सीमा शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। तो इससे कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य क्षेत्रों के 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में रियायती सीमा शुल्क पर प्रवेश मिला। इसकी खासियत क्या थी कि किसी अफ्रीकी क्षेत्र के देश के साथ यह एक पहला समझौता था। तो यह किसी अफ्रीकी क्षेत्र के देश के साथ पहला समझौता था। इसमें निर्यात में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? तो 310। तो इसमें 310 वस्तुओं को निर्यात करने के लिए शामिल किया गया। इसमें 95 उप क्षेत्रों की भी पेशकश की गई, जिसमें 11 व्यापक सेवा क्षेत्र थे। तो इसमें 95 उप क्षेत्रों की पेशकश की गई, जिसमें 11 व्यापक सेवा क्षेत्र थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 10 फरवरी 2021 को। इसका उद्घाटन 10 फरवरी 2021 को हुआ। और यह जो सम्मेलन था, इसका मुख्य विषय क्या था या फिर थीम क्या था? तो इसका मुख्य विषय था सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। तो इस सम्मेलन का विषय या फिर थीम था सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। तो यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो यह सम्मेलन का 20वां संस्करण था। याद रखेंगे, यह सम्मेलन जो था वह 20वां संस्करण का सम्मेलन था। इसके पहले इस सम्मेलन के 19 संस्करण हो चुके थे। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 10 फरवरी 2021 से लेकर 12 फरवरी 2021 तक। तो इस सम्मेलन का आयोजन 10 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक किया गया। इस सम्मेलन के आयोजनकर्ता कौन थे? तो इस सम्मेलन को आयोजन किसने किया? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी के फ्लैगशिप इवेंट के द्वारा, अर्थात ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। तो इस सम्मेलन का आयोजन टेरी ने किया। टेरी अर्थात द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, अर्थात ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के फ्लैगशिप इवेंट ने किया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत सरकार के द्वारा मैपिंग नीति में बदलाव की घोषणा की गई। तो भारत सरकार के द्वारा मैपिंग नीति में बदलाव की घोषणा की गई। याद रखेंगे, मैपिंग नीति में बदलाव की घोषणा की गई। इसकी घोषणा कब हुई? तो 15 फरवरी 2021 को। तो मैपिंग नीति में बदलाव की घोषणा 15 फरवरी 2021 को हुई। इसके घोषणाकर्ता कौन थे, अर्थात किन्होंने घोषणा किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव किए गए? तो पूरे विश्व में
आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को भारत में प्रतिबंधित करने और अनुमति लेने की अब आवश्यकता नहीं है। तो पूरे विश्व में आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को भारत में प्रतिबंधित करने और अनुमति लेने की अब आवश्यकता नहीं है। पहले जो भू-स्थानिक डाटा के ऊपर प्रतिबंध था वह अब भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। तो पहले जो भू-स्थानिक डाटा के ऊपर प्रतिबंध था तो वह अब भारत में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसमें कुछ अपवाद को भी रखा गया है, अर्थात किन किन चीजों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। तो निगमों और नवाचारियों के लिए इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया। तो निगमों और नवाचारियों के लिए इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया। अगला करंट अफेयर्स है भू-स्थानिक आंकड़ों को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा। तो भू-स्थानिक आंकड़ों को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा की गई। कब की गई? तो 15 फरवरी 2021 को। 15 फरवरी 2021 को भू-स्थानिक आंकड़ों को नियंत्रित करने वाली नीतियों के उदारीकरण की घोषणा की गई। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रिलायंस को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल। तो रिलायंस को अमेरिका से क्या मिला? दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल। इसकी क्या योजना है कि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने की योजना। तो इसमें 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने की योजना है। इसकी पहली खेप में कितनी तेल की प्राप्ति हुई? तो 2 मिलियन बैरल तेल की प्राप्ति हुई। इसकी पहली खेप में 2 मिलियन बैरल तेल की प्राप्ति हुई। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इसी कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।